सौरभ अपने घर आकर खुश था। बस उसे रूहानी की कमी खल रही थी। वो मनी मन बोला, बस कुछ दिन और रूहानी, उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। तुम खुद भी नहीं। 6 महीने बीत चुके थे। आहूजा मेंशन में अब वो खामोशी नहीं थी जो कभी सौर्य के गुस्से की वजह से हुआ करती थी। सौर्य पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, लेकिन इस दौरान उसने रूहानी को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसके बिना कितना बेचैन रहता है। रूहानी रोज की तरह आज भी स्कूल पढ़ाने गई थी, लेकिन उसका मन आज थोड़ा भटक रहा था। उसे रह रहकर सौर्य का ख्याल आ रहा था। पिछले 6 महीने में सौर्य ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वह अब न केवल शारीरिक रूप से फिट था, बल्कि उसका स्वभाव भी पहले जैसा रूखा नहीं था। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी। रूहानी अपना बैग समेटकर जैसे ही गेट के बाहर निकली, उसने देखा कि रोज आने वाली उसकी ऑटो रिक्शा वहां नहीं थी। उसकी जगह एक सफेद रंग की फूलों से सजी हुई विंटेज कार खड़ी थी। रूहानी उलझन में थी। तभी कार का दरवाजा खुला और आरब बाहर निकला। उसके चेहरे पर बड़ी शरारती मुस्कान थी। आरब, तुम यहाँ और ये कार? रूहानी ने हैरानी से पूछा। रूहानी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आरब मुस्कुराकर बोला। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? रूहानी हैरानी से बोली। सरप्राइज अगर बता दिया तो सरप्राइज क्या रहेगा? तुम कार में बैठो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आरब उससे बोला। रूहानी ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर आरब के आत्मविश्वास को देखकर वह मुस्कुराते हुए कार में बैठ गई। आरब ने कार स्टार्ट की और शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी शांत सड़क पर ले गया जहाँ दोनों तरफ घने जंगल थे। आरब, हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? यह रास्ता तो घर का नहीं है। रूहानी ने बाहर देखते हुए पूछा। आरब ने सिर्फ मुस्कुराकर इशारा किया कि बस थोड़ी देर और। कुछ ही मिनटों में कार एक खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर मुड़ गई। जैसे ही कार रुकी, रूहानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह शहर के सबसे ऊंचे सनसेट पॉइंट पर थे, जहां से पूरा शहर किसी जगमगाते हुए गहने जैसा दिख रहा था। वहां जमीन पर सफेद और लाल गुलाब की पंखुड़ी से एक रास्ता बनाया गया था। अरब ने दरवाजा खोला और कहा, रूहानी, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। डरो मत, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। रूहानी धड़कते दिल के साथ कार से उतरी। वह धीरे धीरे फूलों वाले रास्ते पर आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, पेड़ों पर टंगी छोटी छोटी लाइट्स अपने आप जलने लगीं। अचानक संगीत की एक बहुत ही धीमी और मधुर धुन बजने लगी। रास्ते के अंत में एक बहुत बड़ा कैनवास रखा था, जो सफेद कपड़े से ढका हुआ था। जैसे ही रूहानी उसके पास पहुंची, एक तेज रोशनी उस पर पड़ी और कपड़ा नीचे गिर गया। उस कैनवास पर रूहानी की एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी थी। पसंद आया? एक गहरी और जानी पहचानी आवाज उसके पीछे से आई। रूहानी ने पलट कर देखा। सौर्य वहां खड़ा था। ब्लैक शर्ट और ब्लू डेनिम में वह बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी आंखों में वह पुरानी कड़वाहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। सौर्य जी, ये सब? रूहानी की आवाज जैसे कहीं खो गई थी। सौर्य ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, रूहानी, हॉस्पिटल के उस बेड पर लेटे हुए मैंने सिर्फ एक ही बात सोची थी कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगा जो मैंने बिगाड़ा था। रूहानी की आंखें नम होने लगीं। रूहानी, उस रात मैंने तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाया था, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। क्या तुम उस कड़वी याद को भुलाकर मुझे आखिरी मौका दोगी? सौर्य जी, रूहानी की आवाज भर्रा गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह पत्थर दिल सौर्य आहूजा, जो कभी भावनाओं को कमजोरी समझता था, आज सबके सामने अपनी ये गलती को इस तरह स्वीकार करेगा। रूहानी, मैं जानता हूँ कि माफी मांगने से वो आंसू कम नहीं होंगे जो मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से गिरे हैं, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू देखूंगा। क्या तुम क्या तुम इस जिद्दी और गुरूर से भरे सौर्य आहूजा का हाथ थामोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर और मेरी जिंदगी को मुकम्मल करोगी? सौर्य धीरे से रूहानी के और करीब आया। उसने अपनी जेब से रूहानी का वही पायल निकाला जो उस रात गिर गई थी। सौर्य ने वह पायल रूहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस पायल ने मुझे हर पल ये एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हारे दिल पर कितने गहरे चोटें छोड़ दी हैं। आज मैं इसे फिर से तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, लेकिन इस बार नफरत के बोझ के साथ नहीं, बल्कि उम्र भर के सम्मान के साथ। रूहानी खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों को भिगो रहे थे। सौर ने धीरे से झुककर वह पायल रूहानी के पैर में पहना दी। उसकी उंगलियों का स्पर्श रूहानी को उस कड़वी रात से निकालकर एक नए सुनहरे एहसास में ले जा रहा था।
पायल पहनाने के बाद सौर्य खड़ा हुआ और रूहानी का हाथ थामते हुए बोला, रूहानी, क्या तुम मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ कर सकती हो? क्या तुम फिर से मुझ पर यकीन करोगी? रूहानी ने सिसकते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और धीरे से कहा, माफी तो हमने आपको उसी दिन दे दी थी सौर्य जी, जिस दिन आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। बस अब और कुछ मत कहिए। सौर्य ने मुस्कुराते हुए रूहानी के आंसू पहुंचे और उसे अपने सीने से लगा लिया। सूर्यास्त की नारंगी रोशनी उन दोनों को घेर रही थी, जैसे कुदरत भी उनके मिलन की गवाह बन रही हो। तभी दूर से तालियों की गूंज सुनाई दी। आरब, रिया और घर के बाकी सदस्य जो पेड़ों के पीछे छिपे थे, शोर मचाते हुए बाहर आ गए। आरब ने हंसते हुए कहा, भाई, ये तो इमोशनल फिल्म का एंड हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होगी। त्रिलोक चंद जी और गोपाल जी भी वहां पहुंचे। गोपाल जी ने भावुक होकर सौर्य से कहा, सौर्य बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान भी हो। त्रिलोक जी ने रूहानी के सिर पर हाथ रखा और घोषणा की, तो फिर तय रहा, अगले हफ्ते सौर्य और रूहानी की सगाई होगी। और फिर उसके बाद आरब रिया की शादी के साथ साथ सौर्य रूहानी की शादी भी उसी दिन करा देंगे। उन सब की बातें सुनकर रूहानी ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। ये देखकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। सगाई की शाम बेहद शानदार थी। गोपाल जी और सरस्वती जी ने सगाई की तैयारियां बहुत अच्छे से की थी। सौर्य ने रॉयल ब्लू रंग की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वहीं रूहानी ने सुनहरे और क्रीम रंग का लहंगा पहना था। उसके चेहरे पर सादगी और नूर का वो संगम था कि सौर्य की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। मंच पर जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो अरब ने माइक थामा। लेडीज एंड जेंटिलमैन, आज मेरे भाई का पत्थर दिल आखिरकार पिघल गया है और मेरी शांतिपुर एक्सप्रेस, आई मीन रूहानी ने मेरे खड़ूस भाई को। अरब की इस बात पर सब ठाके मारकर हंस पड़े। इंसान बना ही दिया। आरब की इस बात पर पूरे हॉल में ठहाके गूंज उठे। आरब ने शरारत से सौर्य की तरफ देखा और जारी रखा, वैसे भाई, आज आप इतने हैंडसम लग रहे हैं कि मुझे डर है कि कहीं रूहानी भाभी आपको नजर ना लगा दें। और रूहानी भाभी, आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि भाई के चेहरे का ये जो बिजनेस वाला एटीट्यूड था, वो पूरी तरह गायब हो चुका है। सौर्य ने आरब को घूरते हुए हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, रुक जा बेटा, बाद में निपटूंगा तुझसे। सौर ने रूहानी की आंखों में देखते हुए अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। रूहानी ने भी कांपते हाथों से सौर को अंगूठी पहनाई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, फूलों की बारिश होने लगी। समारोह के शोर शराबे से दूर सौर रूहानी को खींचकर छत के एक कोने में ले गया। ठंडी हवा चल रही थी और नीचे संगीत की आवाज गूंज रही थी। रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सौर जी, सब नीचे क्या सोचेंगे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सौर ने रूहानी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसे दीवार के सहारे हल्का सा घेरा। पूरा शहर नीचे है रूहानी, लेकिन मेरा शहर तो यहाँ खड़ा है। आज इस अंगूठी ने मुझे वो हक दे दिया है कि मैं कह सकूं कि तुम मेरी हो। रूहानी ने नजर झुकाकर कहा, हम तो हमेशा से आपके ही थे, बस आपको पहचानने में थोड़ी देर लग गई। सौर ने उसके माथे को धीरे से चूमा और बोला, उस देरी की भरपाई मैं अपनी पूरी जिंदगी से करूंगा। वैसे आरब और रिया की शादी भी साथ ही हो रही है, तो खर्च आधा हो जाएगा। बिजनेस माइंड, यू नो। रूहानी हंस पड़ी और उसने सौर्य के कंधे पर सिर रख दिया। वो दोनों अभी एक दूसरे की बाहों में थे कि तभी वहां अचानक आरब, प्रिया, रिया, अबीर, निशा, विमान और आर्यन टीना आते हैं। उन सबको अचानक वहां देखकर रूहानी हड़बड़ा गई और तुरंत सौर से दूर हटकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जबकि सौर ने एक ठंडी आह भरी, जैसे उसका सबसे बेहतरीन पल किसी ने खराब कर दिया हो। आरब ने सबसे आगे आते हुए सीटी बजाई। ओहो, तो यहाँ बिजनेस माइंड के साथ साथ रोमांटिक माइंड भी चल रहा है। भाई, हम नीचे आप दोनों को ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ चांद तारों की छाव में अपनी अलग ही दुनिया बसाए बैठे हैं। प्रिया ने रूहानी का हाथ थामते हुए उसे चिढ़ाया। रूहानी, देख लो, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है और सौर्य भाई तुम्हें सबको छोड़कर छत पर ले आए। शादी के बाद तो ये तुम्हें कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। रूहानी ने नजर झुकाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, हम तो बस ताजी हवा खा रहे थे। विवान ने अपनी पत्नी निशा के कंधे पर हाथ रखते हुए मजाक किया। यही बहाना मैंने और निशा ने भी अपनी सगाई पर मारा था, क्यों निशा? निशा हंसते हुए बोली, हाँ, और उस ताजी हवा के चक्कर में हम अपनी रिंग सेरेमनी में लेट हो गए थे।
रिया ने सौर्य के कंधे पर हाथ रखा। भाई, मान गए आपको। वैसे रिकवरी के बाद चेहरे पर जो ग्लो आया है उसका क्रेडिट तो रूहानी भाभी की देखभाल को ही जाता है। क्यों अबीर, सही कहा ना? अबीर ने चहकते हुए कहा। बिल्कुल सही। निशा और विवान की हंसी और अबीर रिया की छेड़खानी के बीच आर्यन आगे बढ़ा। आर्यन ने रूहानी के सिर पर बड़े भाई की तरह हाथ रखा और सौर्य से बोला, मिस्टर आहूजा, रूहानी ने हमेशा सबको संभाला है। अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर इसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो याद रखना कि इसका ये दोस्त भले ही शांत दिखता है पर अपनी दोस्त के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। रूहानी ने मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, तुम भी ना? तभी टीना बोली, ओहो आर्यन, अब बस भी करो अपना ये प्रोटेक्टर वाला ड्रामा। आज खुशी का दिन है। आज धमकी नहीं, मस्ती होनी चाहिए। टीना ने रूहानी को कंधे से पकड़ा और सौर्य की ओर शरारत से देखते हुए बोली, वैसे सौर्य जी, मानना पड़ेगा, हमारी सीधी सादी रूहानी को आपने छत पर लाकर जो कॉर्नर किया है। आप बड़े छुपे रुस्तम निकले। मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ फाइलों और मीटिंग्स में बिजी रहते होंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही मीटिंग चल रही थी। सौर्य थोड़ा सा झेप गया, पर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मीटिंग्स के नतीजे अक्सर बोरिंग होते हैं टीना, पर यहाँ नतीजा बहुत खूबसूरत है। टीना ने जोर से ताली बजाई। वाह, क्या बात है। रूहानी, देख रही हो, भाई साहब तो पूरी तरह शायर हो चुके हैं। आरव, प्रिया, तुम लोग क्या खड़े खड़े देख रहे हो? नीचे डीजे बज रहा है और ये दोनों यहाँ ठंडी हवा खा रहे हैं। टीना के होते हुए कोई बोर हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। टीना ने रूहानी का हाथ खींचा। चलो रूहानी, आज मैं तुम्हें अपनी सहेली की तरह नचाऊंगी। और सौर्य जी, आपको भी आज फ्लोर पर आग लगानी पड़ेगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। आरव ने प्रिया का हाथ थामा और हंसते हुए बोला, हाँ टीना सही कह रही है। चलो भाई, चलो रूहानी। अबीर, विवान और आर्यन ने सौर्य को घेर लिया और टीना, निशा और प्रिया ने रूहानी को। यह पूरा गैंग शोर मचाते हुए एक दूसरे को चढ़ाते हुए नीचे की ओर बढ़ा। हॉल में पहुंचते ही टीना ने सीधे डीजे के पास जाकर माइक छीन लिया और चिल्लाई, अटेंशन एवरीवन, आज की शाम हमारे लव बर्ड्स सौरव और रूहानी के नाम। सो गाइस, गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट डांस ऑफ द ईयर। जब केसरिया की धुन बजी तो सब शांत हो गए। सिर्फ एक स्पॉटलाइट सौर्य और रूहानी पर थी। सौर्य ने एक हाथ रूहानी की कमर पर रखा और दूसरा उसके हाथ में। रूहानी की नज़रें शर्म से झुकी हुई थीं, लेकिन सौर्य की आंखों में सिर्फ रूहानी थी। सौर्य ने उसे धीरे से हवा में घुमाया। रूहानी का सुनहरा लहंगा गोल घूमते हुए किसी परी जैसा लग रहा था। सौर्य ने झुककर रूहानी के कान में कहा, तुम इस रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही हो। रूहानी मुस्कुरा दी और उसका डर कहीं गायब हो गया। जब गाना खत्म हुआ तो सौर्य ने रूहानी का हाथ चूम लिया। डांस फ्लोर पर उस जादुई पल के बाद सगाई का जश्न तो समाप्त हुआ, लेकिन खुशियों का असली आगाज अभी बाकी था। अगले ही दिन दोनों परिवारों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। त्रिलोक चंद जी और गोपाल जी ने तय किया कि शहर के शोर शराबे से दूर राजस्थान के एक आलीशान और ऐतिहासिक उदयपुर पैलेस में इन तीनों जोड़ों की डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। एक हफ्ते के बाद आहूजा और मिश्रा परिवार के साथ पूरा गैंग, आरव, प्रिया, विवान, निशा, अभी, रिया और आर्यन, टीना उदयपुर पहुंचा। जैसे ही गाड़ियां महल के मुख्य द्वार पर रुकी, ऊंटों और घोड़ों के साथ राजस्थानी लोक कलाकारों ने ढोल नगाड़ों से सबका स्वागत किया। महल की भव्यता देख रूहानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सौर्य जी, ये सब कितना सुंदर है। सौर्य ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा नहीं। रिया महल की नक्काशीदार दीवारों को छूते हुए मंत्रमुग्ध सी थी। अबीर उसके पीछे पीछे चल रहा था। रिया ने मुड़कर पूछा, अबीर, क्या कभी सोचा था कि हमारी शादी इतने बड़े महल में होगी? अबीर ने मुस्कुराकर रिया को अपनी ओर खींचा और कहा, महल तो सिर्फ एक ढांचा है रिया, मेरी रानी तो तुम हो। जहाँ तुम हो वही मेरा महल है। रिया ने शर्माते हुए अबीर के गाल पर हल्की सी चपत लगा दी। आरव और प्रिया पूल साइड पर बैठे थे। आरव बड़े ध्यान से अपने फोन में कुछ देख रहा था। प्रिया ने टोकते हुए पूछा, आरव, आप क्या खुरापात सोच रहे हो? आरव ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्रिया, मैं बस देख रहा हूँ कि सौर्य भाई के जूते छिपाने के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी होगी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, आरव, अपनी शादी की चिंता करो। पता चला किसी ने तुम्हारे जूते कहीं गायब कर दिए। कोई नहीं, तुम्हारे लिए तो जूते भी कुर्बान। आरव ने उसे अपने करीब खींचते हुए बोला। प्रिया उसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, आरव, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। जहाँ बाकी कपल्स रोमांटिक हो रहे थे, वहीं टीना महल के आंगन में
आर्यन को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। टीना एक बड़े से शाही सोफे पर महारानी की तरह बैठी थी और आर्यन उसके लिए जूस का गिलास पकड़े खड़ा था। टीना ने चश्मा उतारते हुए कहा, आर्यन, यहाँ की वाइब बहुत कूल है। चलो रील बनाते हैं। द रॉयल मजनू एंड हिज लेडी। आर्यन ने आह भरते हुए कहा, टीना कम से कम यहाँ तो मुझे बख्श दो। लोग देख रहे हैं। टीना ने आंख मारते हुए कहा, देखने दो। दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरा पति कितना आज्ञाकारी है। उदयपुर के महल का आंगन सुबह सुबह केसरिया और पीले रंगों से महक उठा था। चारों तरफ गेंदे के फूलों की लड़ियां और राजस्थानी लोक संगीत की गूंज थी। तीनों दूल्हों सौर्य, आरब और अबीर को एक कतार में बिठाया गया और दूसरी तरफ रूहानी, प्रिया और रिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। हल्दी की रस्म शुरू होते ही मस्ती का ऐसा दौर चला कि कोई नहीं बचा। टीना और निशा ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि आज किसी का चेहरा साफ नहीं रहना चाहिए। रस्म खत्म होने के बाद जब सब एक दूसरे को रंग कर अपने अपने कमरों की ओर बढ़े, रूहानी अपने कमरे के झरोखे के पास खड़ी अपने गालों से हल्दी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से सौरन ने आकर उसका हाथ थाम लिया। सौर का कुर्ता भी हल्दी से तर था। सौर जी, आप यहाँ, कोई देख लेगा, रूहानी ने धड़कते दिल से कहा। सौर ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे पर लगी थोड़ी सी हल्दी को अपनी उंगलियों से सहलाया। देखने दो रूहानी, आज इस रंग ने मुझे एहसास दिलाया है कि तुम वाकई अब मेरी होने वाली हो। उसने झुककर रूहानी के माथे पर लगे हल्दी के टीके को चूमा। रूहानी ने धीरे से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया, उस सुकून में जो उसने महीनों की तपस्या के बाद पाया था। प्रिया पूल के किनारे अपने पैर धो रही थी कि अचानक आरब ने पीछे से आकर उसे पूरा का पूरा हल्दी वाले पानी से भिगो दिया। आरब, प्रिया चिल्लाई। आरब ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुमने ही तो कहा था कि मेरे जूते गायब हो जाएंगे, तो सोचा कम से कम तुम्हें तो अपने रंग में रंग लूं। प्रिया ने अपनी चूड़ियों से आरब के चेहरे पर पानी छिड़का और दोनों हंसते हुए एक दूसरे में खो गए। आरब ने उसके कान के पास झुककर कहा, इस पीली हल्दी से ज्यादा चमक तुम्हारे चेहरे पर है प्रिया। टीना अपनी रील चेक कर रही थी जब आर्यन ने आकर उसका फोन छीन लिया। आर्यन, मेरा फोन दो, टीना चिल्लाई। आर्यन ने उसे दीवार के सहारे घेरा और बोला, दिन भर रील रील, कभी अपने इस मजनू को भी देख लो। टीना की शरारत भरी आंखें ठहर गईं। उसने आर्यन के गले में हाथ डाले और बोली, तुम मजनू नहीं, मेरे किंग हो आर्यन। आर्यन ने मुस्कुराते हुए टीना की नाक पर लगी हल्दी को अपनी नाक से रगड़ दिया। विवान ने निशा को एक खंबे के पीछे घेर लिया था। निशा हंसते हुए बोली, विवान, हम शादीशुदा हैं, बच्चे नहीं। विवान ने उसके हाथ थामे और बोला, तो क्या हुआ, रोमांस का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। इस हल्दी की खुशबू मुझे हमारी हल्दी की याद दिला रही है। उसने निशा के हाथों पर लगी हल्दी को अपनी उंगलियों से छुआ और धीरे से उसके हाथ को चूम लिया। निशा ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उधर रिया और अबीर का नजारा वाकई सबसे अलग और मजेदार था। महल के एक शांत गलियारे में, जहाँ खिड़की से छनकर आती धूप दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी, रिया मुंह फुलाए खड़ी थी। अबीर बड़े आराम से दीवार के सहारे खड़ा अपनी घड़ी साफ कर रहा था, जैसे उसे पता ही ना हो कि हल्दी की रस्म के बाद क्या माहौल होना चाहिए। रिया ने अपने पैर जमीन पर पटके और चिढ़ते हुए बोली, अबीर, तुम वाकई दुनिया के सबसे बोरिंग इंसान हो। वहां देखो, सौर्य भाई और रूहानी भाभी कितने रोमांटिक हो रहे हैं। आरब और प्रिया पूल के पास मस्ती कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े होकर अपनी घड़ी साफ कर रहे हो। अबीर ने मासूमियत से सिर उठाया, तो और क्या करूं रिया, हल्दी लग गई, रस्म पूरी हो गई। अब घड़ी में हल्दी घुस जाती तो खराब हो जाती ना। घड़ी की फिक्र है, मेरी नहीं। रिया की आवाज में बनावटी गुस्सा था। इतने खूबसूरत महल में हैं हम, हल्दी का शगुन हुआ है, थोड़ा तो रोमांस दिखाओ, कम से कम मेरी तारीफ ही कर दो। अबीर धीरे से मुस्कुराया और घड़ी जेब में रखते हुए रिया के करीब आया। रिया ने नखरे दिखाते हुए मुंह फेर लिया। अबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके कान के पास झुककर बहुत ही शांत आवाज में कहा, तारीफ उनकी की जाती है रिया, जिनकी सुंदरता के लिए शब्दों की जरूरत हो। तुम पर तो ये हल्दी का रंग भी ऐसा लग रहा है जैसे सोने पर सुहागा। मैं तुम्हें देखूं या तुम्हारी तारीफ करूं? रिया का गुस्सा एक पल में गायब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बस इतनी सी बात? आरब ने तो प्रिया को पानी से भिगो दिया, तुम तो मुझे छूने से भी डर रहे हो। अबीर ने एक शरारती नजर चारों तरफ डाली और अचानक रिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। रिया सीधे उसके सीने से जा टकराई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अबीर ने अपने गालों पर लगी हल्दी धीरे से रिया के साफ गालों पर रगड़ दी।
छूने से नहीं डरता रिया, बस इंतजार कर रहा था कि तुम कब अपनी शिकायतें बंद करो और मैं तुम्हें अपना रंग लगा सकूं। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया की आंखें चमक उठी। उसने अबीर की शर्ट का बटन घुमाते हुए कहा, देर आए पर दुरुस्त आए। हल्दी की मस्ती भरी दोपहर के बाद अब महल सज धज रहा था शाही संगीत और मेहंदी के लिए। शाम होते होते पूरा पैलेस नीली और सुनहरी रोशनी में नहा गया था। झील के किनारे एक विशाल स्टेज बनाया गया था। तभी टीना और आरब ने माइक संभाला। टीना चिल्लाई, हेलो उदयपुर, आज की रात कोई खामोश नहीं बैठेगा। आज होगा असली मुकाबला, टीम ब्राइड्स वर्सेस टीम ग्रुप्स। टीना के ललकारते ही पूरे पैलेस में सीटियों और तालियों का शोर मच गया। महल की सीढ़ियों से उतरते हुए तीनों दूल्हे सौर्य, आरब और अबीर और उनके साथ आर्यन और विवान भी एक तरफ खड़े हुए, तो दूसरी तरफ रूहानी, प्रिया और रिया अपनी पूरी ब्राइड ब्रिगेड के साथ मोर्चा संभालकर खड़ी हो गईं। आरब ने अपनी शेरवानी के कॉलर ठीक करते हुए माइक लिया। देख लो टीना, बाद में ये मत कहना कि हमने बताया नहीं। उदयपुर की इस झील का पानी गवाह है। आज टीम ग्रुप्स अपनी जीत का झंडा गाड़ कर ही दम लेगी। टीना ने आंख मारकर जवाब दिया, ज्यादा बातें मत बनाओ आरब, स्टेज पर आओ और करके दिखाओ। मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले आरब और अबीर ने देसी वॉइस के गाने पर ऐसी जबरदस्त एंट्री मारी कि पूरा हॉल झूम उठा। आरब की शरारत और अबीर के सधे हुए स्टेप्स ने माहौल सेट कर दिया। पर जैसे ही गाना बदला, प्रिया और रिया ने पिंगा गाने पर अपनी नजाकत और अदाओं से पलटवार किया। प्रिया ने नाचते नाचते आरब को जो चिढ़ाया, उसे देख दादू दादी जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब गाने की धुन बदली और स्वैग से स्वागत बजने लगा। सौर्य, जो हमेशा गंभीर रहता था, उसने ऐसे स्टेप्स किए कि रूहानी अपनी जगह से खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। सौर्य का आत्मविश्वास देख आरब चिल्लाया, देख लो भाई, आज तो खड़ूस भाई ने भी आग लगा दी। अंत में टीना ने सबको स्टेज पर बुलाया। गाला गुड़िया गाना बजा और सभी पांचों कपल सौर, रूहानी, आरब, प्रिया, अबीर, रिया, विवान, निशा और आर्यन, टीना और सबका परिवार एक साथ स्टेज पर आ गए। पूरा हाल गूंज उठा। विवान और निशा की तालमेल, आर्यन और टीना का पागलपन और हमारे तीन नए जोड़ों का प्यार, सब मिलकर उस शाम को उदयपुर की सबसे हसीन शाम बना रहे थे। संगीत के धमाकेदार शोर के बाद महल का माहौल अब मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू और मस्ती भरी बातों से महक रहा था। गद्दे बिछाए गए थे और राजस्थानी मेहंदी कलाकार अपनी बारीक कलाकारी दिखाने में जुट गए थे। सभी जेंट्स अपनी अपनी पार्टनर के पास बैठकर उनका मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद लड़कियां घंटों तक कुछ कर नहीं सकती थीं। आरब बड़े प्यार से प्रिया को चम्मच से चाट खिला रहा था। आरब, थोड़ा धीरे, मुंह जल रहा है, प्रिया ने सिसकारी भरते हुए कहा। आरब ने मुस्कुराकर टिश्यू से उसका मुंह पोंछा और बोला, प्रिया, आज सेवा का मौका मिला है तो पूरी कसर निकाल लूंगा। वैसे भी शादी के बाद तो मुझे आज्ञाकारी पति का रोल निभाना ही है, तो अभी से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। प्रिया ने हंसते हुए कहा, ट्रेनिंग अच्छी है, बस चाट की चटनी मेरी ड्रेस पर मत गिरा देना। अबीर चुपचाप रिया के पास बैठा था और उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को धीरे से हटा रहा था। रिया ने अपनी हथेलियां दिखाई, जिन पर अबीर का नाम बारीक अक्षरों में लिखा जा रहा था। अबीर, देखो, तुम्हारा नाम कैसा लग रहा है? रिया ने चहकते हुए पूछा। अबीर ने उसकी हथेली को गौर से देखा और बोला, नाम तो सुंदर है रिया, पर तुम्हारी हथेलियों पर रचने के बाद ये और भी गहरा हो जाएगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कल के बाद ये हाथ हमेशा के लिए मेरा हाथ थाम लेंगे। रिया ने मुस्कुराकर अपनी आंखें झुका ली। टीना मेहंदी लगवाते हुए भी आर्यन को रील के लिए इंस्ट्रक्शन दे रही थी। आर्यन, एंगल सही रखो, मेरी मेहंदी की डिजाइन और तुम्हारा उदास चेहरा दोनों फ्रेम में आने चाहिए। कैप्शन होगा, पत्नी की मेहंदी और पति की कैद। आर्यन ने हाँ भरते हुए कैमरा संभाला। टीना, तुम्हारी ये क्रिएटिविटी मुझे किसी दिन पागल कर देगी। भाई विवान निशा को पुरानी सगाई की बातें याद दिलाकर हंसा रहा था। निशा, तुम्हारी पहली मेहंदी पर मैं कितना डरा हुआ था कि कहीं तुम्हारा नाम गलत ना लिखा जाए। निशा ने हंसते हुए विवान के कंधे पर सिर टिका दिया। सौर और रूहानी थोड़े एकांत में बैठे थे। रूहानी की मेहंदी सबसे गहरी और सुंदर लग रही थी। सौर उसकी उंगलियों के पोरों पर बन रही छोटी छोटी बूटियों को देख रहा था। रूहानी उसकी ओर अपना हाथ दिखाते हुए बोली, देखिए, ये यश कितना सुंदर लग रहा है ना? सौर ने देखा, फिर हल्की शरारती मुस्कान लिए बोला, हाँ, वैसे ये यश रूहानी मिश्रा वाला है
यह सौर्य वाला। सौर्य की बात सुनकर रूहानी का चेहरा एक पल के लिए गुलाबी पड़ गया। उसे वह दिन साफ याद आ गया जब विवान और निशा की मेहंदी चल रही थी। उस वक्त सौर्य के लिए उसके दिल में कड़वाहट थी, और जब मेहंदी वाली ने अनजाने में उसके हाथ पर यस लिख दिया था, तब उसने बड़े गर्व से कहा था कि यह सौर्य आहूजा नहीं, बल्कि रूहानी मिश्रा के सा का यस है। रूहानी ने अपनी पलकें झुकाई और हल्का सा मुस्कुरा दी। सौर्य ने उसे शर्माते देख कहा, जब तुम ऐसे शर्माती हो ना, तो मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। सौर के मुंह से ये शब्द निकलते ही रूहानी की धड़कनें जैसे थमसी गईं। उसने चौंक कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सौर्य की ओर देखा। रूहानी ने घबराकर चारों ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, सौर्य जी, धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। सौर्य की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने थोड़ा और झुककर उसके कान में कहा, सुनने दो, वैसे भी कल के बाद तो सबको पता चल ही जाएगा कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। और रही बात बाहों में भरने की, तो वो हसरत भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। रूहानी का चेहरा अब टमाटर जैसा लाल हो चुका था। वो मेहंदी सूखने का बहाना बनाकर अपना हाथ हवा में लहराने लगी, ताकि सौर उसकी आंखों में छिपी चमक और चेहरे की लाली ना पड़ ले। तभी टीना की पैनी नजर उन दोनों पर पड़ी। वो उनकी ओर देखते हुए बोली, हेलो हेलो सौर्य जी, रूहानी के कान में क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अगर कोई सीक्रेट डील साइन की हो तो हमें भी बताइए, आखिर हम भी तो गवाह हैं। आरव ने तुरंत टीना का साथ दिया। अरे टीना भाई, शायद ये पूछ रहे हैं कि शादी के बाद रूहानी उन्हें ऑफिस जाने की परमिशन देगी या नहीं। सबके ठहाकों के बीच सौर्य ने हार मान ली और हाथ जोड़कर बोला, तुम लोग एक मिनट के लिए भी हमें शांति से बैठने नहीं दोगे क्या? शांति तो अब कल के बाद ही मिलेगी भाई, जब शांतिपुर एक्सप्रेस हमेशा के लिए आपके घर पहुंच जाएंगी। आरव के इस जोक पर दादी और सरस्वती जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मजाक मस्ती का दौर आधी रात तक चलता रहा। दादी ने अंत में आकर सबको टोका, अब बस करो बच्चों, कल सुबह जल्दी उठना है। कल 3-3 बनाते निकलनी है और 3-3 फेरे होने हैं। जाओ सब जाकर थोड़ा आराम कर लो। उदयपुर के शाही महल का हर कोना आज फूलों और दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। आज वह दिन था जब 3 प्रेम कहानियां अपनी मंजिल पाने वाली थी। सबसे खास बात यह थी कि तीनों जोड़ों ने अपनी पसंद की मैचिंग आउटफिट पहने थे, जो उनकी वेडिंग को और भी गहरा दिखा रहे थे। सौर ने गहरे मैरून रंग की वेलवेट शेरवानी पहनी थी, जिस पर सोने के धागों से बारीक कढ़ाई की गई थी। उनके सिर पर शाही साफा और गले में पन्ने का हार उन्हें किसी सम्राट जैसा लुक दे रहा था। वहीं रूहानी जब फूलों की चादर के नीचे से आई, तो सबकी सांसें थम गईं। उसने बिल्कुल सौर्य की शेरवानी से मैच करता हुआ मैरून और क्रीम रंग का भारी लहंगा पहना था। रूहानी के घूंघट के पीछे से उसकी चमकती आंखें सिर्फ सौर को ढूंढ रही थी। सौर ने मन ही मन कहा, आज तुम वाकई मेरी पूरी दुनिया लग रही हो। आरव अपनी चुलबुली फितरत के मुताबिक पीस सेट की शेरवानी और पीले रंग की पगड़ी में बेहद हैंडसम लग रहा था। प्रिया ने आरव से मैचिंग करते हुए पीच और सुनहरे कलर का लहंगा पहना था, जिस पर पीले रंग की ओढ़नी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। आरव ने उसे देखते ही धीरे से सीटी बजाई और फुसफुसाया, प्रिया आज तो हम सच में मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। अभी ने गहरे रंग की रॉयल शेरवानी पहनी थी। प्रिया ने उसके साथ मैचिंग करते हुए आइवरी रंग का लहंगा पहना था, जिस पर गहरे हरे रंग के रत्नों का काम था। दोनों की जोड़ी बहुत ही सोबर और क्लासी लग रही थी। महल के चौक में 3 ऊंचे मंच बनाए गए थे। जैसे ही सौर और रूहानी एक दूसरे के सामने आए, ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों की ऐसी बारिश हुई कि पूरा आसमान लाल हो गया। आरब ने बरमाला के वक्त मस्ती करने की कोशिश की और ऊपर कूद गया, पर प्रिया ने उसे अपनी नशीली आंखों से ऐसा डराया कि वह मुस्कुराते हुए झुक गया। वहीं अबीर ने बहुत सादगी से रिया के गले में माला डाली। तीनों दुल्हन फेरे के लिए ससुराल से दी गई कपड़े पहनने के लिए अपने अपने रूम में चली गईं। तब तक इधर टीना और निशा जूते चुराने की प्लानिंग करने लगी, और आर्यन और विवान जूते बचाने की प्लानिंग में। झील के किनारे 3 अग्निकुंड जलाए गए। पंडित जी ने कहा, मुहूर्त बीता जा रहा है, वधुओं को बुला लाइए। जी पंडित जी, इतना कहकर सरस्वती जी रूहानी को लेने चली गईं। निशा रिया को लेकर आई और अबीर की बगल में मंडप पर बिठा दिया। वहीं टीना प्रिया को लेकर आई और उसे आरब की बगल में बिठा दिया। सबको इंतजार था तो बस रूहानी का। तभी सरस्वती जी वहां आती हैं। सरस्वती जी को अकेले आते देख गोपाल जी बोले, अरे सरस्वती जी, रूहानी कहाँ है? मुहूर्त बीता जा रहा है। तभी सरस्वती जी थोड़ी परेशान होते हुए बोली,
रूहानी कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है क्या मतलब? गोपाल जी हैरानी से बोले। सरस्वती जी की बात सुनकर सभी हैरानी से उन्हें देखने लगे।